हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे और करंट मार्केट सिनेरियो में क्या चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप मार्केट को सीखना चाहते हैं और सीख के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन करें मेंटरशिप प्रोग्राम को। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। एंड ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। इसका फर्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। आज इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं और करंट मार्केट सिनेरियो को यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है, इफ यू आर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये जो मार्केट में उथल पुथल चल रहा है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या है ये आपके लिए? अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ से हम देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले, वन डिकेड पहले मार्केट कहाँ था, मतलब कि 2004 में, 2014 में, 14 में मार्केट कहाँ था। ठीक है, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखें 2014 में, और करंट मंथ आपका चल रहा है नवंबर, नवंबर के आसपास देखें मार्केट था आपका। क्लोजिंग देख लेंगे इसका, यहाँ पे है ना, लगभग 8,000 के आसपास था। ठीक है, 8,333। तो वहां से अभी 8,000 भी यहाँ पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो अभी करंट में 10 साल के बाद ये 3 टाइम्स हो चुका है। 10 साल के बाद ये 3 टाइम्स हो चुका है। तो वैसे सिमिलरली ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है, ऊपर नीचे, ये मार्केट की नेचर है। ये क्या है, इसकी नेचर है। ये जब भी जाएगा गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां पे बड़ा सा क्रैश आएगा, फिर उतना ही तेजी से यहाँ से रिकवरी होगी। जितना बड़ा क्रैश उतना तेजी से रिकवरी। क्योंकि 2008 के बाद जो मार्केट में गिरावट आई है, ठीक है ना, वो विद इन ईयर समझ जाती है। पहले जैसा सिनारियो नहीं रहा, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत क्विकली फैलता है। ऐसा नहीं कि पहले 2 साल 3 साल तक मार्केट एक ही रेंज में चल रहा है, वैसा नहीं है। मार्केट में अगर क्रैश आया है तो विद इन ईयर वो समझ जाता है। ठीक है, तो इस क्रैश से हमें घबराना नहीं है। हमें ये देखना है कि इस क्रैश में हमको कौन कौन सा ऐसा स्टॉक्स है जो कि बार्गेन प्राइस पे मिले, सस्ते दामों में। वैसे स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्यूमुलेशन करेंगे। और ऐसा सेगमेंट आप सेलेक्ट कीजिए कि जहाँ करेक्शन आ ही नहीं, या फिर गिरावट है तो बहुत ज्यादा नहीं, और जब भागना शुरू करते हैं बहुत तेजी से भागना शुरू। तो कौन ऐसा सेक्टर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में ऐसे थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा सा ओपन होगा, है ना। मतलब ओपन योर थॉट्स, ओपन योर थॉट्स, तो अपना थॉट्स को ओपन करना है। आप कहीं भी जाते हैं, जैसे मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, तो वहां आप देखें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, या फिर इंडियन इकोनॉमी किस हिसाब से ग्रो कर रही है, या फिर इंडिया में इन्वेस्टर्स कितना इंक्रीज कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले हमारे ऑफिस में एक दो लोग ही इन्वेस्टर मिलते थे, वो भी म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर प्लान लिए हुए थे, है ना, किस एजेंट के थ्रू रेगुलर प्लान लिए हुए थे। बट आज के डेट में अगर हम देखेंगे ऑफिस में लगभग 70% लोग इन्वेस्टर हैं डायरेक्टली स्टॉक्स में। किसमें? डायरेक्टली स्टॉक्स में। अदरवाइज बाकी एनपीएस वगैरह का प्लान रहता ही है स्टाफ के पास, या फिर और भी अदर इन्वेस्टमेंट का प्लान रहता है, या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में भी रहते ही रहते। तो पहले आज से 10 साल पहले क्या सिनेरियो था, आज के डेट में क्या सिनेरियो है, और यही चीज हम सोचेंगे आने वाले 10 साल के बाद क्या क्या चीजें हो सकता है, और कितने लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहले कंसिडर करेंगे। तो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट इन इंडिया, है ना, 2024 का डाटा हम देखेंगे। बस गूगल करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको गूगल पे अवेलेबल है। यहाँ पे देखें 175 मिलियन है, और 4.4 मिलियन अकाउंट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ। तो 175 मिलियन अभी ले लेते हैं। तो 175 मिलियन जो डीमेट अकाउंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया में, ठीक है ना, तो परसेंटेज वाइज अगर हम कलेक्ट करेंगे या चेक करेंगे, ठीक है, देखें CDSL has most demat account in India with 78% of total, but NSDL has uh, uh, most asset under custody AUC at 86%.
ठीक है, तो NSCDSL और NSDL दोनों को चलना ही चलना है। ठीक है, तो अगर इसके स्टॉक्स पे अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं CDSL थॉट्स को आपको ओपन करना है। मैं इसलिए यहाँ पे आज आपके लिए बीच आया हूँ, तो यहाँ पे आपको अपने थॉट्स को ओपन करना है। तो यहाँ पे आप देखें, अभी करंट मार्केट प्राइस 1596 चल रहा है, और 150 मिलियन डीमेट अकाउंट अभी इंडिया में ओपन है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो इसका जो परसेंटेज है डीमेट अकाउंट में, आबादी की कंपैरिजन, है ना, आबादी की कंपैरिजन इंडिया में जो इतनी आबादी, US जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके आबादी के हिसाब से, यहाँ अभी इंडिया में अभी 2% से भी नीचे ही डीमेट अकाउंट ओपन अभी तक है। बट US में क्या है, 62% डीमेट अकाउंट। 62% लोग ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, बट इंडिया में वो 2% लोग ही हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से 10% या 15% भी हो जाता है, तो आप देखें कि ये जो CDSL कंपनी है, ये कहाँ जाएगी। ठीक है, और फिर प्रोटीन है NSD, प्रोटीन नाम चाहिए, ये कहाँ जाएगी। ये तब जस्ट इसका आपका IPO आया था, ये कहाँ जाएगी। तो अपने थॉट्स को ओपन करना है, और कहाँ आपको, मैं इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा आपको। अगर SIP का कुछ स्टॉक सेलेक्ट करना है तो ये सब बेस्ट है। ठीक है, बाकी खुद भी एनालिसिस करेगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जो कि आने वाले एक डिकेड के बाद क्या परफॉर्म करेंगे, क्या इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगा। ओके, तो जिस हिसाब से निफ्टी बढ़ा है 10 साल के बाद, तो उस हिसाब से स्टॉक्स क्या परफॉर्म करेगा अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं तो। ठीक है, सिमिलरली कैम्स का चार्ज। ओके, म्यूचुअल फंड का जितना भी आपके होल्डिंग है कैम्स के पास ही रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पैटर्न बड़ा अच्छा बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ये भागा, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट किया। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न बनाया। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये कब बनाए, हैंडल बनाए कुछ, या फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे, तो फिर देखेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट दे फिर देखेंगे यहाँ पे। लेकिन जब जब इसमें गिरावट आए, डिप आए, तो इसमें एड अप करना है। तो SIP के लिए स्टॉक बहुत अच्छे थे। ओके, यहाँ से आपका थॉट्स ओपन हो रहा होगा कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, तो इनका तो प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होगा, चाहे CDSL हो, चाहे NSDL हो, चाहे कैम्स हो। ये मोनोपोली बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपटीटर नहीं है। ठीक है, मोनोपोली बिजनेस है, और नंबर ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर बढ़ते रहेंगे, तो इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज। तो आने वाले 10 सालों में इसका क्या मार्केट कैप होगा। अभी इसका करंट में मार्केट कैप अगर आप देखें, यहाँ पे स्क्रीनर ओपन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे कैंप्स ओपन कर। ठीक है, अभी करंट में 23,034 करोड़ है। अब जी ये कंपनी जब लिस्ट हुई थी, उस टाइम के आसपास अगर इसका मार्केट कैप निकालेंगे, लगभग 6400 के आसपास मार्केट कैप आ रही है। 2020 में ये लिस्ट हुई थी, वहां से लगभग 4 गुना के आसपास, लगभग कुछ प्राइस और बढ़ेगा तो 24,000 के आसपास आ जाएगा, लगभग 4 टाइम्स के आसपास हो गया, अराउंड अप्रोक्सीमेटली। और प्राइस भी लगभग 200, 1300 के प्राइस के अगर कंपैरिजन करेंगे, लगभग 4 टाइम्स के आसपास, मतलब जिस हिसाब से ये 4 टाइम्स होगा, वैसे ये 5200 के आसपास चला जाए। तो 4 टाइम्स मार्केट कैप इंक्रीज हुआ, तो 4 टाइम्स प्राइस में। ठीक है, 52 पे हाई जो लगाया था, उसके बाद हालांकि वहां से गया, तो 3.5x तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं, 3.5 गुना तो यहाँ से हो ही चुका है। तो उस हिसाब से देखें, यहाँ पे जैसे जैसे ट्रेडर्स इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टर्स इंक्रीज करेंगे, तो इनका यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ओके, एंड ROC आप देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल 49.8% है, 49.8%। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, कि ये जो गिरावट आ रहा है, इसमें हम कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक्स को कैचअप करें, कुछ बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स को यहाँ पे कैचअप करें।
जो कि आपको नॉर्मल डेज में नहीं मिलता, या फिर यहाँ पे बार्गेन प्राइस में मिलेगा। जब जब बार्गेन प्राइस पे मिले तब तब आपको यहाँ पे कैचअप करना है। जैसे बीएससी का यहाँ चार्ट, बीएससी का मार्केट कैप देखें 63,544। अब ये काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है ना। और इसका 52 वीक हाई एंड लो के बीच काफी ज्यादा का डिफरेंस आ गया, तो थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन का इसका वेट करेंगे, थोड़ा गिरावट में मिले तब यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना है। मतलब कि एसआईपी के लिए सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। कितना दिनों तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर गिरा, फिर यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया फिर रुका नहीं, फिर यहाँ रुका कुछ दिन, फिर देन ब्रेक। उसी तरीके से जब यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे, तब हमको यहाँ पे एसआईपी मिलनी चाहिए। मतलब कंसोलिडेशन इस तरह का पैटर्न फिर से बने, है ना। इस तरह से यहाँ पे प्राइस रुक जाए, एक रेंज में ट्रेड करने लगे, तब आपको यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट दिख रहा हो वहां के आसपास आप वहां पे आपको बाइंग करनी, वहां पे एसआईपी करनी। ठीक है, सपोर्ट पे ही अक्सर करनी। तो सपोर्ट भी आप देख लेंगे कौन से मूविंग एवरेज पे आके वो सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज लगा दें और 20 एसएमए को लगा दें, 20 पे ले रहा है या 9 पे ले रहा है वो हम चेक कर लेंगे। 20 मंथली टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पे 20 के ऊपर गया फिर नहीं। अब उसके बाद 9 लगा, इसी पे सेम चीज पे हमको ये चेक करना है कि कहाँ पे वो सपोर्ट, इसीलिए वहां वो प्राइस है, मतलब 9 पे ये सपोर्ट ले रहा है ना। 9 या 10 आप लगा दें इसको, 10 भी कर सकते हैं, कहीं 10 लगा देते हैं, कहीं 9 लगा देते हैं। तो वो हम चेक कर लेते हैं कि किस प्राइस पे ये सपोर्ट ले रहा है ना। 10 तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ, थोड़ा सा फर्क हुआ, बट आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि यहाँ क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम मंथली रखा है, तो मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी ये 9 ईएमए के आसपास आएगा, या तो ये मूविंग एवरेज ऊपर की ओर जाएगा, या ये प्राइस नीचे की ओर आएगा, या फिर ये ऊपर जाके, जैसे ये देखें ये इतना काफी ज्यादा मूव किया, फिर यहाँ पे आके प्राइस नीचे आया, मूविंग एवरेज इसके पास गया, यहाँ पे भी आपका प्राइस यहाँ पे आया, तो जब जब इसको टच करे तब तब आपको यहाँ पे एड अप। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मोनोपोली बिजनेस कर रहे हैं और मार्केट के गिरावट में भी अच्छे चल रहे हैं, तो वैसे स्टॉक्स को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड अप। ठीक है, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक स्टॉक्स को देखते हैं। लाइक कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बाउंस बैक करने की संभावना है, या यहाँ से चलेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो हमें लगता है कि केमिकल सेक्टर है जो कि अच्छा चलेगा, और कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि बढ़िया चलेंगे। ठीक है ना। और और भी कई सेक्टर्स हैं, बट यहाँ पे आज हम केमिकल सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि बहुत अच्छे से चल नहीं पाए अभी तक, तो वैसे स्टॉक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फॉर डिस्कस लर्निंग पर्पस की। ठीक है, बाकी आप खुद भी एनालिसिस कर लीजिए। अब यहाँ पे केमिकल सेक्टर में कुछ स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक। आईपीओ आने के बाद काफी अच्छा चला, फिर देन प्राइस काफी तेजी से गिरा, और ये इसका डिमांड यहाँ पे ही आके रुक रहा है ना, यहाँ पे आके रुक रहा है। और बैंड को जब लगाएंगे तो ये स्क्वीज आपको मिलेगा। वॉलिंजर बैंड का मेरा वीडियोस काफी पड़ा हुआ, आप वो लगा के देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वीज पड़ा हुआ। फिर देन AMI ORG, ये ब्रेकआउट भी दिया है ना, ब्रेकआउट दे करके फिर चला है। अब हमें इसके कंसोलिडेशन का वेट, क्या करें, ये कंसोलिडेट करे, तब उसके बाद यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम लगा दें। ठीक है ना। आपको इस तरह से एवरेज प्राइस देखना है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन, अब यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट दिया चला, फिर आके यहीं पे आके रुका, फिर दिन यहाँ से अब दोबारा ये यहाँ पे इस 10 मूविंग एवरेज जो वीकली टाइम फ्रेम पे इसके आसपास जब आए, तब हमको इसमें कुछ अपनी एंट्री बना। ओके, और भी कुछ स्टॉक्स है, लाइक TTL का देख लें, इसका चार्ट आप देख लें मंथली टाइम फ्रेम पे। तो ये देखिए, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ रुका, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ इसी एवरेज प्राइस पे कभी नीचे आता है, कभी ऊपर आता है, मतलब इसी प्राइस रेंज में मूव कर रहा है। तो जब हमको इसके एवरेज प्राइस के आसपास आएगा, 10 मूविंग एवरेज या 9 मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, तब इसमें हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे।
आपको लेकिन देखना है, खुद से भी एनालिसिस करना है, इसका फंडामेंटल भी चेक कर लेना कि फंडामेंटल कैसे। ठीक है, सिमिलरली TGVSL, अब ये ब्रेकआउट देने की संभावना नहीं है ना, ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। हम ये जो 10 है इसको 20 कर दें। मोस्टली हम 20 यूज करते हैं जब वो ब्रेकआउट दे के आगे की ओर ऊपर की ओर चलना शुरू कर देता है, तब हम वहां पे 10 लगाएं, ताकि हमको वहां पे एवरेज प्राइस मिल जाए वीकली या मंथली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे नहीं लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज है, मतलब हर एक ट्रेडिंग सेटअप के लिए अलग अलग मूविंग एवरेज यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें सीखनी है कि कैसे कहाँ पे क्या यूज करना है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है ना। काफी नॉमिनल फीसेस रहता है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे थ्रू मैसेज करके पूछ सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मोटा मोटा चीजें हैं। 4-5 स्टॉक काफी है, बाकी खुद से भी एनालिसिस कीजिएगा, है ना। मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या संभावना है, क्या फ्लक्चुएशंस है, तो वो सब चीजें। मार्केट में न्यूज कुछ भी, अफवाह बहुत होता है रिटेलर को भगाने के लिए। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, फाइनली उसको ऊपर ही जाना है, भी आप जान। हमने पिछले 10 साल का भी बता दिया, उसी तरह 20 साल का भी देख लीजिएगा। निफ्टी का चार्ट 20 साल पहले निफ्टी कहाँ था और आज के डेट में कहाँ है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। ये फ्लक्चुएशन से अगर आप डर जाते हैं, आपको घबराहट लगती है, तो मार्केट आपके लिए नहीं है। आप सिंपली निकल जाइए, छोटे मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। आप फिर कुछ और ढूंढिए। आप ही लोगों के लिए फिर FD है। ठीक है, तो वो उन सब प्लेटफॉर्म में चले जाइए। अगर आप इन फ्लक्चुएशन से डरते हैं, आपको डर लगता है, तो फिर देन आपके लिए इक्विटी मार्केट नहीं है। देन आप चले जाएं, फिक्स डिपॉजिट कराएं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लें, वहां से आपको घबराहट नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के भी शेयर करें।